गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आदर्श लछेटा। मैं आपका स्वागत करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 6th लेक्चर में। 5 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 पूरा खत्म किया है। चैप्टर 2 के हमने 2 लेक्चर्स ले लिए अभी तक। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी थी। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। जो आपका छोटा दायरा है आपके बिजनेस का, वो क्या होता है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं, वो आपके बिजनेस पे रेगुलरली और डायरेक्टली कैसे असर डालते हैं, यानी कैसे इम्पेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। फिर हमने देखा था कि कौन सी बातें ध्यान में रखने वाली है। 6 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय का कैरेक्टर वगैरह जानना कितना ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस आपका क्या है वो जानना ज़रूरी है। आप कौन से तरीकों से फाइनेंस करते हैं अपने बिजनेस को, वो जानना ज़रूरी है, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल का पैसा भी कहाँ से आएगा वो भी। साथ ही साथ हमने देखा था कि सप्लायर्स, कि आपके सप्लायर्स कौन होंगे बिजनेस में, और उनसे आपकी लिंक बनी कैसे, कि आप कैसे मिले। मतलब रिश्ता अगर हो चुका है तो आपको कहानी तो सुनानी पड़ेगी ना, लव स्टोरी बतानी पड़ेगी। वैसा ही है कि सप्लायर्स से आप मिले कैसे, कैसे उनसे जुड़े हैं, कैसे आपको सप्लाई करते हैं, क्रेडिट पीरियड वगैरह, ये सब का जानना आपका ज़रूरी है। वो और कौन से कॉम्पिटिटर्स के डील करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी जो है जहाँ पे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट कंपटीशन आपका कौन है और उनका परफॉर्मेंस क्या आपसे बेटर है या कम है, वो जानना ज़रूरी है। ये हमने सारे माइक्रो इन्वायरमेंट में देखे थे। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो जिसकी डायमेंशंस ब्रोडर है। मतलब जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, वो छोटे एक सीमित दायरा है आपका, जो आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर आपको इम्पेक्ट करता है। लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है ना, वो आपको इनडायरेक्टली असर डालते हैं, आपके बिजनेस पे इम्पेक्ट करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे थे। पॉलिटिकल देखा था, इकोनॉमिकल देखा था, सोशल देखा था, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, साथ ही साथ लीगल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस पे इम्पेक्ट करते हैं, उन सारों को डिटेल में देखा था। उनके अंदर कौन से की पॉइंट्स है वो भी हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने बिजनेस प्रोडक्ट पढ़ा था। अब हम इंडस्ट्री की जानकारी लेने लग रहे हैं कि ये जो अपने बिजनेस को ध्यान से जानना। अभी तक हमने ओवरऑल फैक्टर्स देखे कि क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। लेकिन अब हम ना थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट, मतलब जो जो प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं या कमा रहे हैं अपना पैसा, वो एक तो फिजिकल गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, साथ ही साथ वो एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये हमने सीखा था। फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस जो अपना बिजनेस प्रोडक्ट है उसका आधार कार्ड क्या है, उस पर कौन से पॉइंटर्स होने ज़रूरी है। तो वो हमने देखा था। वो टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है। हर प्रोडक्ट की कीमत होती है, इंसान की हो या ना हो, प्रोडक्ट की कीमत होती है। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे फीचर्स देखे थे जो आपको जो कस्टमर है उससे सेटिस्फेक्शन डिलीवर करते हैं, और उसी के कारण वो कोई भी कीमत देने को तैयार होता है आपके प्रोडक्ट के लिए। फिर हमने देखा था कि प्रोडक्ट एक पाइवटल रोल है, वो नहीं है तो दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे चलेगी। फिर प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है, ये 5th पॉइंट था। ये थे आपके बिजनेस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो प्रोडक्ट है ना, हमने बोला इसकी एक यूजफुल लाइफ है, लेकिन ये प्रोडक्ट है ना, जब अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो कोई भी प्रोडक्ट अचानक से आ जाता है और छा जाता है क्या, नहीं। वो 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। कि एक प्रोडक्ट है ना, आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन स्टेज है, कि जहाँ पर आपने उसे इंट्रोड्यूस करा है कि ये एक प्रोडक्ट है, आप खरीदिए इसे। ग्रोथ स्टेज में कब आता है, जब आपकी सेल्स स्टार्ट होती है अच्छे से और ग्रोथ करते हैं आप लगातार। फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज, कि एक टाइम के बाद वो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा ना कि सभी के पास आ गया है। तो फिर लोग अब, जब तक या तो वो ख़राब ना हो, या तो फिर आपका कोई दूसरा जो आपका कंज्यूमर जो टारगेट बेस है उसके बाहर के कुछ लोग और खरीदने ना आए, तब तक आपकी सेल्स होगी नहीं। तो आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए। फिर डिक्लाइन स्टेज में कब जाएंगे, कि आपके प्रोडक्ट से भी बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर आ जाता है मार्केट के अंदर, तो फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट की सेल्स जो है डिक्लाइन होना चालू होगी। अब इसको डिटेल में देखने की बारी है। ये हो गई हवा में बातें। अब इसे डिटेल में देखना ज़रूरी है। सबसे पहले पीएलसी क्या होता है। पीएलसी इज एन एस शेप्ड कर्व विच एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट, टाइम फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको लॉन्च आज किया आपने। अब ये 10 साल तक की इसकी साइकिल को अगर तोड़ें, अपन बांट के देखें कि इसकी लाइफ साइकिल, और उसको किससे कंपेयर करना है, सेल्स से। कि पहले 2 साल में सेल्स क्या थी, 3 साल में क्या सेल्स थी, उसका ग्रोथ किस रेट पे हो रहा था, ये भी जानना जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे अगर अपन देख रहे हैं ना, तो ये आपको कर्व ऐसे जाते दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे। फिर क्या हो रहा है कि ग्रोथ स्टेज पे क्या हो रहा है कि अचानक से एक जंप आता है उसमें,
मैच्योरिटी स्टेज पे आपने देखा कि सेल्स वहीं पे अब थमती जा रही है, मतलब जो ग्रोथ रेट है ना, सेल्स बढ़ रही है लेकिन कम कम रेट पे बढ़ रही है, और एक स्टेज पे पहुंचने के बाद उसकी सेल्स डिक्लाइन होना चालू हो गई। अब उसके कारण हम और अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है? सेल्स ग्रोथ इज स्लो। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ स्लो रहेगी, उसके कारण क्या है? लो कंपटीशन, हायर प्राइजेस, लिमिटेड मार्केट्स विथ कस्टमर अवेयरनेस कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर ग्रोथ रेट्स। बात समझिए, अगर आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये बनाने में महंगा पड़ा होगा। आपने एक डेमो के तौर पे प्रोडक्ट बनाया होगा। पेटीएम ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने सारे क्यूआर एक साथ थोड़ी लगा दिए होंगे। समझने वाली बात है ना, कि क्या उन्होंने एक साथ सारे क्यूआर्स बहुत सारे प्रिंट करके रख लिए होंगे ताकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम रहे? नहीं, उनका ये टारगेट था कि हम इतना बनाएं जितना हम बेच सकते हैं अभी। तो आपने कम बनाया होगा तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट हाई रही होगी दूसरों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑलरेडी बने हुए थे। क्योंकि वो अब जितना बड़ा स्केल पे आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो आप ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, तो आपकी प्राइजेस हायर रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा पे माल बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आज अगर हम देखें अपना टेलीकॉम सेक्टर में ही देखें कि आज जो डाटा प्राइजेस आपको मिल रहे हैं, इंटरनेट की सुविधाएं जो मिल रही है, जिन रेट्स पे मिल रहा है आपको डाटा पैकेजेस, वो क्या एक नई कंपनी आज इंट्रोड्यूस करे अपना प्रोडक्ट तो क्या वो उसी पे बेच पाएगी? नहीं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी से अच्छा कस्टमर बेस है, उनको पता है कि वो सेवाएं ज़्यादा लोगों को देते हैं तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम है। लेकिन यहीं पर अगर इधर बांट के देखेंगे, मतलब कोई नई कंपनी आएगी तो उनके लिए कॉस्ट पर यूनिट हाई रहेगी, क्योंकि उनका जो कैपिटल लगेगा ना वो स्टार्ट में ही लगेगा, तो वो खर्चा ज़्यादा रहता है स्टार्ट में। फिर अगर मैं आज का जो मैं थीम है ना ये लेके चलूँगा, मैं एक मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज, सिनेमास, इन सब से जोड़ के मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाने वाला हूँ। मेरा जो ये चैनल है ना ये अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, कि मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये एक बेच लॉन्च करी है और मैं इसे चला रहा हूँ। तो क्या अभी आपको पता होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या इस चैनल के बारे में पता होगा या इस फ्री बेच के बारे में पता होगा? नहीं। कारण क्या है कि अभी मैंने इसे लॉन्च किया, तो इसे ट्रेवल करने में, लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज है। क्या मेरी सेल्स, मान लीजिए अगर मैं ये लेक्चर सेल करता तो क्या मेरी सेल्स अभी कम होती? क्यों कम होती? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। फिर प्राइजेस हायर है, क्यों? मान लीजिए अगर अगर मैं इसे कैपिटलाइज करके बेचना चाहता तो मेरे को क्या करना पड़ता है कि ऐप बनाना पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सेल नहीं कर सकता, यूट्यूब पे तो पब्लिक है, सभी देख सकते हैं। तो उसके पहले मेरे को एक ऐप डिज़ाइन करवाना पड़ता या वेबसाइट डिज़ाइन करवानी पड़ती, उसका खर्चा आता। तो स्टार्ट में जो मैं लेक्चर्स देता वो मेरे को महंगे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आज कोई PW है, अनअकैडमी है, ये बड़े जो आपकी कोचिंग सेंटर्स हैं, वो आसानी से आपको कम प्राइस पे दे पाते हैं। उनके लिए ये जो कॉस्ट है ना ये बढ़ चुकी है अब ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे हूँ तो कम बच्चे मेरे को देखेंगे, तो इसलिए मेरे को उसका प्राइस पॉइंट हायर रखना पड़ सकता है अगर मैं इसे ऑनलाइन अपना ऐप स्टार्ट करके उस पर बेचता हूँ पैसे, तो मतलब सॉरी लेक्चर्स उस पर अगर मैं बेचता हूँ आपको। तो ये था इंट्रोडक्शन स्टेज की बात। साथ ही साथ क्या होता है कि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं, ये तो मैंने बताया ही। ग्रोथ रेट कम रहेगी, यही कारण है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे लोग आपको प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अगला है ग्रोथ स्टेज, कि इंट्रोडक्शन हो गया, अब ग्रोथ स्टेज पे मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, कि अगर मेरे ही कंसिडरेशन में लेके चले अपन, तो जिस दिन बच्चों तक ये एक आधा वीडियो और अच्छा चलता है और वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा तो फिर ज़्यादा बच्चे देखना चालू करेंगे। उसके हिसाब से जो मार्केट एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट होगी कि अच्छा पढ़ाते हैं, माउथ ऑफ वर्ड होगा, तो उनको लगेगा कि अच्छा पढ़ाते तो फिर वो देखना स्टार्ट करेंगे, तो रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस आती है। वैसे ही अगर आज आप देखेंगे तो बॉलीवुड मूवीज आज ज़्यादा नहीं चल रही, लेकिन साउथ मूवीज चल रही है। साउथ मूवीज का इंट्रोडक्शन स्टेज में बाहुबली को मानता हूँ। उन्होंने वो मूवी इतनी अच्छी बनाई कि जो ऑडियंस है ना, इंडियन ऑडियंस, उनका ध्यान गया साउथ की इंडस्ट्री की तरफ, तो उन्होंने उधर ध्यान रखना स्टार्ट किया। और उसके बाद उनकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट हुई? उनकी RRR मूवी, साथ ही साथ KGF, साथ ही साथ पुष्पा और पुष्पा 2, KGF 2, तो ये सब मूवीज जो इन्होंने निकाली है ना, इसके कारण आपको ग्रोथ स्टेज दिख रही है। और इसके कारण आप वो जो लोकल मूवीज भी बना रहे हैं साउथ की, वो भी अच्छी चल रही है। तो ये इनका ग्रोथ स्टेज चल रहा है कि अभी आप अगर साउथ की मूवी लगेगी ना, उसके टिकट ज़्यादा सेल होंगे बजाय कि एक बॉलीवुड मूवी के। बॉलीवुड मूवीज तो आगे चले भी जा रही है, लेकिन इनका ग्रोथ स्टेज चल रहा है क्योंकि इनकी आज जो है ना सेल्स बढ़ते ही जा रही है, इनके हीरोस अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के। फिर द मार्केट एक्सपेंड्स ड्यू टू रैपिड डिमांड ग्रोथ। देखिए साउथ इंडस्ट्री में साउथ के लोग तो वो मूवीज पहले से देख रहे थे,
लेकिन मार्केट एक्सेप्टेंस के कारण और आपने जो इंट्रोडक्शन के बाद में जो आपने अच्छा काम करना स्टार्ट किया होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा होगा, यानी वो मूवीज ट्रेवल करना स्टार्ट हुई सोशल मीडिया के कारण, काफ़ी ज़्यादा रील्स वायरल होने स्टार्ट हुई, आपको एक मूवी अच्छी लगी और वो लोग देखना चालू करते हैं, तो साउथ से वो नॉर्थ तक गई बात, तो आपका जो मार्केट था ना, जो सिर्फ साउथ इंडस्ट्री थी, वो अब बढ़ के नॉर्थ इंडस्ट्री को भी कवर कर रहा है, तो वहाँ से भी लोग आपको देखने आ रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, यानी साउथ इंडस्ट्रीज की मूवी की। फिर प्राइजेस कम होंगे, क्यों? क्योंकि आपको जो बनाने की कॉस्ट है ना, शायद वो कम हो जाए। अब इसमें मूवी वाला एग्जांपल सही जाए या नहीं जाए, लेकिन अगर इसकी जगह दूसरा कोई प्रोडक्ट ले, कि मान लीजिए अगर आपकी कोई फैक्ट्री थी और आप कपड़ों का बिजनेस है, आपने एक ब्रांड बनाया, उसको स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन स्टेज में आप कम कम प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन आपको पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो फिर आप ज़्यादा स्केल अप कर सकते हो उसे। उसके कारण क्या होगा कि कॉस्ट पर यूनिट कम होते चले जाएगी और आप जो प्राइसेस है ना वो कम प्राइस पॉइंट पे भी बेच पाएंगे। फिर इंक्रीज्ड कंपटीशन, देखिए कंपटीशन भी तो बढ़ेगा ना, कि साउथ इंडस्ट्री में एक तरह की मूवीज चली, बाहुबली चली, तो आरआरआर भी आ गई, केजीएफ, पुष्पा। अब सारे हीरोज और डायरेक्टर्स फोकस करते हैं ऐसी ही कल्ट मूवीज बनाने का या ऐसी मूवीज बनाने का जो एक एक्स्ट्रा सिनेमेटिक फील दे ऑडियंस को, तो अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सबको वैसी मूवीज बनाना है। बॉलीवुड वालों ने भी ट्राई की, उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाने की कोशिश करी, और भी ऐसी, मतलब अब सारे डायरेक्टर फोकस कर रहे हैं कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा, अब नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। आपको देख के नए नए लोग मार्केट में वैसी ही मूवीज बनाना चाहते हैं। फिर इंक्रीज्ड कस्टमर इंटरेस्ट इन परचेसिंग द प्रोडक्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट भी तो बढ़ते जा रहा है ना भैया। आप आपकी इंडस्ट्री को देख के, साउथ इंडस्ट्री एज अ होल की बात करें तो अब वहाँ पर लोग ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्टोरीज जो है वो ओरिजिनल एटलीस्ट, और वहाँ पर अच्छा, मतलब जो एक सिनेमा के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, और वो पूरा दे रहे हैं साउथ इंडस्ट्री वाले, कुछ नया मिलना और अलग कुछ फील देते हैं वहाँ पे। ये था आपका ग्रोथ स्टेज। अब हम देखेंगे मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, ये था इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, धीरे धीरे सेल्स होती है, कस्टमर्स को उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो आपका जो ग्रोथ रेट होता है कम होता है। ग्रोथ, जब ग्रोथ स्टेज पे आए तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में लोगों को जानकारी मिली, लोगों की डिमांड बढ़ते चले गई, साउथ से नॉर्थ तक गए आप, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए जो भीड़ लगना स्टार्ट हुई वो उधर भी लगना स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट का जितना माल बिकेगा, आप कम यूनिट, कम कॉस्ट पर यूनिट पे बढ़ना पाएंगे और सस्ते में बेचना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका ग्रोथ स्टेज था। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है वो देखते हैं। स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, पहले मान लीजिए पुष्पा 2 कोई भी मूवी रिलीज होती है, तो उसका रिलीज होती है ना, तो स्टार्ट के 7 दिनों के अंदर जो कलेक्शन उसका पर डे आ रहा होगा वो ज़्यादा होगा बजाय के बाद वाले में, और बीच वाला जो पीरियड है अगले 7 दिन, उसमें जो होगा उससे कम होगा अगले 7 दिनों में। उसका कारण क्या है कि एक प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, कंपटीशन इतना आ गया है कि अब सिर्फ पुष्पा 2 नहीं बन रही ना, और भी तो कोई अच्छी मूवी लग रही होगी साथ में। मान लीजिए पुष्पा 2 और कल की, ये 2 अच्छी मूवीज थी, अगर इनका क्लेश हो जाए तो ऑटोमेटिक आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, कि आधे लोग इधर जाएंगे आधे लोग इधर देखने जाएंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ने लगता है। ध्यान से देखते हैं, कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है, स्लो ग्रोथ रेट है, कारण उसका सिंपल है कि अब लोग कम देखना चालू करेंगे। एक मूवी रिलीज हुई ना, उसका टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लोग देख चुके हैं, और जो देखना इंटरेस्टेड होते हैं वो स्टार्ट में ही देख चुके हैं, तो ग्रोथ भी हो चुकी है, तो अब तो कम होते जाएगा ना भाई। फिर क्या है, द मार्केट स्टेबलाइजेस, मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है कैसे, कि आपकी मूवी है, एक हाइप बनती है स्टार्ट में कि ये हीरो है, ऐसी कहानी है, इतना अच्छा एक्शन है, वो हाइप धीरे धीरे कम होने लगती है, जो आपने हाइप थी वो कम होने लगती है, तो अब मार्केट स्टेबलाइज हो गया है कि अब न्यूज़ उठती है रेगुलर रेगुलर में है कि भैया एक मूवी लगी है और वहाँ जाके देखना है, तो कोई भी इंसान जब होगा ना वो फ्री होके फिर देखने जाएगा। लेकिन जब हाइप रहती है ना तो लोग ज़्यादा भीड़ में जाते हैं देखने, तो वो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज पे होना पॉसिबल है, मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं। प्रॉफिट्स डिक्रीज ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन, मान लीजिए पुष्पा 2 और कल की, मैंने बोला एक क्लेश हो सकती है, मतलब बॉक्स ऑफिस पे इन्होंने भी कुछ थिएटर्स में लगा दी और इन्होंने भी लगा दी। अब क्या होगा कि इन्हें अपना टिकट प्राइस पॉइंट भी कम करना पड़ सकता है। मान लीजिए पुष्पा 2 300 रुपये पे लगी है, 300 रुपये पर टिकट, और इनका है 400 रुपये पर टिकट, तो आप दोनों ही मूवीज अच्छी, साउथ की है, आपको पता है कि अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपको अच्छी, मतलब एक अच्छा फील मिलने वाला वहां जाके, तो आप क्या करेंगे, पुष्पा 2 देखने चले जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि वो मूवी आपको कम प्राइस पॉइंट पे मिल रही है और बेटर भी है, तो फिर वहां पे क्या होता है कि प्रॉफिट कम होना चालू हो जाएंगे।
कि हो सकता था कि अगर मान लीजिए ये दो मूवीज नहीं होती, कंपटीशन इतना इंटेंसिफाइड नहीं हुआ होता, तो आप यही जो टिकट है ना वो महंगे में भी बेच सकते थे, लेकिन नहीं बेच पा रहे क्योंकि एक कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम रखी है और एक की ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ये इंटेंसिफाई होता जाएगा ना, कस्टमर को आपको कम प्राइस पे देना पड़ेगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए। फिर रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी। आपका ये जो एनवायरनमेंट है ना, इसके अंदर जैसे ही कंपटीशन बढ़ने लगता है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो कम होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि भैया अब स्टेबिलिटी का समय आ चुका है, कि अब आपको बस वहाँ पे स्टेबल होकर रहना है। मान लीजिए कि अगर आपने ये पुष्पा 2 रिलीज करी, तो स्टार्ट में ना उसके पहले दिन का टिकट प्राइस ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। कारण क्या है कि वो चाहते हैं कि भैया आप कम से कम हमें ना थोड़ी बहुत सेल्स करते रहे। जब तक मूवी थिएटर में है उसके प्राइस पॉइंट पे खेलकर हम चाहते हैं कि मूवीज लोग देखने आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते जाए, ताकि वो पैसा वसूल कर सके अपना। तो प्रॉफिट कम होता है, साथ ही साथ मार्केट स्टेबलाइज होता है, कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं। साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है, मान लीजिए पहले क्या हो रहा था कि रोज 10% लोग ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब सिर्फ 5% आ रहे हैं। तो ग्रोथ है, बढ़ रही है वो सेल्स, लेकिन कम 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 ग्रोथ रेट से। जैसे कोलगेट के साथ भी, तो कोलगेट आप मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया। कोलगेट जो आपका टूथपेस्ट है, पहले क्या होता था, उसने इंट्रोडक्शन के टाइम पे अच्छा चला होगा, ग्रोथ के टाइम पे ग्रोथ भी करी है, लेकिन आज जब आप कोलगेट बोलते हैं ना, तो उसने इतना मार्केट शेयर ऑलरेडी लेके रखा है कि अब ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। वो सेल्स करते रहेंगे, हल्की फुल्की ग्रोथ चलती रहेगी उनकी, लेकिन अब यहाँ पे कोई एक्सट्रीम ग्रोथ हो सकती है क्या? नहीं, जितनी होनी थी वो हो चुकी, कम से कम इंडिया के अंदर। फिर डिक्लाइन स्टेज पे आते हैं। डिक्लाइन स्टेज क्या होगा? एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मान लीजिए आपने, और उसको आपने पहले लॉन्च वाला यानी इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, फिर ग्रोथ स्टेज आ गया, मैच्योरिटी स्टेज आ गया। अब कभी ना कभी तो ये चीज़ से लोग बोर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टीवी का एग्जांपल लूँ, पहले आपके है ना वो ऐसे मॉनिटर साइज के टीवीज आते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवीज रहते थे, तो वो क्या अब एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब अब उनको खत्म है। अब कौन उसे खरीदने वाला है? उनकी सेल्स गिर गई। कारण क्या होता है? देखिए ध्यान से पढ़ते पहले, शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। जो सेल्स है ना वो तेजी से नीचे कम होना चालू होगी। पहले अपन ने देखा कि ग्रोथ हो रही है, कम रेट पे स्टार्ट हुई है, फिर हायर रेट पे ग्रोथ होना, फिर कम रेट पे ग्रोथ होते जाना, और फिर डिक्लाइन वाला स्टेज कि अब यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं है, उल्टी सेल्स कम होते जा रही है। तो उसका कारण क्या होता है? द कंपनी फेसेस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अरे भाई सिंपल बात है कि जब पुरानी टीवीज जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज थी, वो जब तक उनका समय था तब तक चल रही थी, लेकिन उनके जब जैसे ही स्मार्ट टीवीज आई, कलर टीवीज आई, तो अब लोग वो प्रेफर करेंगे ना। एक नया प्रोडक्ट आया है जो कि आपको कंपटीशन दे रहा है, मतलब अब आपका प्रोडक्ट बाहर होना चालू हो जाएगा, आउटलाइन होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए एक ही कंपनी है ना, उसके बाद दो प्रोडक्ट है, वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहा था और उन्होंने ही इनोवेशन किया और अब वो कलर टीवीज भी देना चालू करते हैं। तो हो सकता है ना ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से चलेगा और ये नहीं चलेगा। अब इसको ध्यान से समझना है ना, इसमें आगे और एक लिंक है। उसके बाद क्या होगा? सजेस्टिंग द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। मान लीजिए दो कंपनी है, एक कंपनी क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में डील कर रही थी और एक कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट में भी डील कर रही थी, और उन्होंने ही इनोवेशन किया है कि नई टीवी भी, मतलब जो कलर टीवी है वो भी लेके आए हैं। तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि भैया आपका प्रोडक्ट ऐसा हो गया ना कि अब इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, अब इसकी सेल्स कम होना स्टार्ट हो गई है, तो आप इसका क्या करिए कि इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी जोड़िए, मतलब आप भी कलर टीवी लॉन्च कर दीजिए, तो वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। और इसके लिए क्या होगा कि भैया आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट भी है और कलर टीवी भी है, और आपकी सारी सेल्स अगर इसी से आ रही है, कलर टीवी, मतलब आपने जो इनोवेशन किया वो वाला प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, उससे सेल्स नहीं आ रही है, तो ये आपका ना फालतू का पैसा होल्ड करके रख रहा है, इन्वेंट्री में पैसा जा रहा है, स्टोरेज में पैसा जा रहा है। तो इसे आप बंद कर दीजिए, रिट्रेंचमेंट, इसको निकाल देना। इसे और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के बारे में, कि कौन से स्टेज पे बिजनेस की आपको प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, कैसे आपको बाहर निकलना है मार्केट से, मार्केट के अंदर एंटर कैसे करना है, वो सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे अपन। फिर हम देखते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन से क्या समझ में आ रहा है कि एक चेन है भाई, ये बिजनेस है ना, इसकी एक चेन है। हर काम एक एक्टिविटी से स्टार्ट होगा, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, ऐसे करके सारी एक्टिविटीज होती है। तो ये एक वैल्यू चेन है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। ध्यान से पढ़ते हैं पहले। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एक्टिविटी इन वैल्यू चेन ऑफ अ बिजनेस in order to identify areas of improvements।
आप हर एक्टिविटी को अलग अलग करके क्यों देख रहे हैं, बाइफरकेट करके क्यों देखते हैं? जब आप इवैल्यूएशन करते हैं ना कि आपने प्रोडक्ट बनाया बेचा, तो फिर आप वापस उस पर क्यों जाते हैं कि हमने माल खरीदा कितने पे था, बेचा कितने में है, मार्केटिंग अच्छे से हुई नहीं? या आप हर एक्टिविटी को खोल के क्यों देख रहे हैं? ताकि आपको इंप्रूवमेंट का एरिया पता चले कि हम इसमें क्या ऐसा सुधार कर सकते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेसफुल हो, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा सेल्स कर पाएँ, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो उसके लिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढने के लिए हम ये एक टेक्निक, एक मेथड यूज करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, जहां पर हम हर बिजनेस एक्टिविटी को शांति से एनालाइज करते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं, ताकि उसमें जो इंप्रूवमेंट्स के एरियाज है जहां पर हम सुधार कर सकते हैं वो पता करें। फिर व्हेन यू डू अ वैल्यू चेन एनालिसिस, यू मस्ट एनालाइज हाउ ईच स्टेज इन द प्रोसेस एड्स और सब्सट्रैक्ट्स वैल्यू फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक्टिविटी के कारण आपके प्रोडक्ट में इन्हेंसमेंट आ रहा है, मतलब वो अच्छा हो रहा है। हो सकता है कोई कोई एक्टिविटीज के चलते उसमें कुछ डाउनवर्ड भी आ रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि वो काम अच्छे से ना हो रहा है शायद, उसके कारण। इसको और डिटेल में देखते हैं। दो सेक्टर्स में बटाए आपके बिजनेस के अंदर ना, कुछ होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, कुछ होती है सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो है जो आप रोजमर्रा के टाइम पे करते हैं, यानी डेली ऑपरेशंस में करते हैं और रोज ही होती है वो। और जो आपकी सपोर्टिव एक्टिविटीज है वो इन प्राइमरी एक्टिविटीज को अगर सक्सेसफुल करना है और अच्छे से करना है तो इनका होना जरूरी है, तो इसलिए इन्हें सपोर्टिव एक्टिविटीज कहा जाता है। इसके लिए मैं कोको कोला का एग्जांपल लूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि कोको कोला का क्या है कि आपको ना उसकी एक पूरी स्टेज मिलेगी कि पहले आपको जो सिरप है, जो उनका फॉर्मूला है, वो जो यूज करते हैं, पहले वो सिरप है, उसके बाद उसको बोतल में डालेंगे। फिर वो बोटलिंग पार्टनर्स भी होते हैं कि बोतल भी वो खुद बनाए, वो अलग बात है कि वो खुद बनाते हैं, लेकिन वो बोतल अगर कहीं से बाहर से ले रहे होते हैं तो उनका सिरप बनाना, उस सिरप को फिर उसके अंदर बोटलिंग करना, ये भी एक काम हो गया। उसके बाद उस पर रेपर लगाना, मतलब कि जो उसको रेप करेंगे ना आप, उस पर आपकी ब्रांडिंग करेंगे वो, ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। उसके बाद उसको जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप बड़े बॉक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, कि ऐसा थोड़ी हो एक एक बोतल थोड़ी बेचने जाएगी कोको कोला की कंपनी, उन्हें एक बड़े बॉक्सेस में बेचना पड़ेगा। फिर एक बॉक्स हुआ, दो बॉक्स हुआ, तो इसका भी एक बड़ा बॉक्स बनेगा जिसके अंदर ये सारे बॉक्सेस सेफली पहुंचाए जा सके। उसके बाद सेल्स, फिर आप इसकी मार्केटिंग भी तो करेंगे बाहर, मतलब आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, जैसे पुमा ने रखा था विराट कोहली को और अनुष्का शर्मा को, वैसे आप भी कोई ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे कोको कोला के लिए। फिर उसके बाद में सेल्स आ गई, सेल्स के देने के बाद भी कुछ आपको सर्विसेज चाहिए होगी। मतलब मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, तो सामने वाले को या तो यूज़ करते नहीं आया या उसे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो कहाँ पे फ़ोन लगाएगा? मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया और आपको सही नहीं मिला, अमेजोन से आपने कुछ ऑर्डर किया सामान और उसमें कुछ डैमेज्ड प्रोडक्ट निकला, तो आप उनके कॉल सेंटर पे, हेल्प सेंटर पे फ़ोन करके बोलते हैं, तो ये आफ्टर सेल सर्विस हो गई कि जो आपको बेच दिया माल, लेकिन उसके बाद भी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी जो आपने जो माल खरीदा ना, आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं ये जानने के लिए। हो सकता है उससे आपकी सर्विसेज अच्छी हो जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी सर्विसेज और ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब प्राइमरी एक्टिविटीज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड मतलब अंदर, समझ रहे, इन मतलब अंदर, इनबाउंड एक्टिविटीज कि कुछ तो अपन अंदर ले रहे, क्या? रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, जिससे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, कोको कोला की ये फैक्ट्री है, तो अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है इसके अंदर? सबसे पहले तो आपकी एक फैक्ट्री होगी जहाँ पे ये बनने वाला है सब कुछ माल, ठीक है। उसी के अंदर एक गोडाउन भी होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो पहले स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका जो सिरप है ना वो कहीं और बन रहा हो, तो सिरप आपने बनवाया, आपने उसको रिसीव किया अपनी उस फैक्ट्री में जहाँ पर अब वो बोटलिंग होने वाली है उसकी, उसको बोतल में डालेंगे आप, तो वहाँ पे आप पहले रिसीव करेंगे, फिर स्टोर करके रखेंगे जब तक, मतलब ऐसा होता है ना, ज़्यादा बल्क में बुलाएंगे आप तो, क्योंकि सारे आज ही थोड़ी बोतल में भर जाएगा भाई, लिक्विड ज़्यादा होगा, साइरप ज़्यादा मंगाया होगा उन्होंने जो उनको बोटलिंग करनी है उसके लिए, तो आज ही तो भर नहीं जाएगा, तो स्टॉक करके रखते हैं, तो स्टोरिंग हो गया। साथ ही साथ फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, कि आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे देते रहना पड़ेगा, जैसे जैसे बोटलिंग हो रही है उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे इनपुट्स को प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए। ये आपका हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, इसको रॉ मटेरियल जो आपको मिला है, यानी आपको सिर्फ सिरप मिला था, अब उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेशंस। कि मान लीजिए कोको कोला तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी मान लीजिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरीज भी होगी और इम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो वहाँ पे होता क्या है
कि ये जो मशीनरी से ना वहाँ पे बोटल्स होगी, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो जो सिरप है वो उसमें डालेंगे, उसके बाद उस पर केप्स भी लगेंगे बोतल के ऊपर, वो भी एक अलग मशीन का काम होगा, उसके बाद उस पर रेप करना एक अलग मशीन का काम होगा। तो वो डैमेज्ड वाली बोटल्स को साइड में हटाना, वो भी एक, अगर आपने वीडियोस देखे हो कि फैक्ट्रीज में कैसे बोटलिंग होती है, तो उससे आपको पता चलेगा। आप जरूर देखना एक बार, तो आपको प्रोसेस समझ में आएगी अच्छे से कि कैसे होता है ये सब। तो ये ऑपरेशंस हो गए, जब आपने रॉ मटेरियल्स को, जो आपके रॉ मटेरियल्स है, इनपुट्स है, उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको बोलते हैं आप ऑपरेशंस। ये दूसरी एक्टिविटी थी आपके बिजनेस की, जो प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर तीसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड क्या, इनपुट्स आ रहे थे। आउटबाउंड क्या, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होगा कि आपने अब कुछ बना लिया ना, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, बोतल बन गई है, तो अब इसे बाहर करना, उसे बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। कैसे करते हैं, पहले तो कलेक्ट, जहां माल बना है वहां से, अब ये साइकिल समझना, यहाँ पे एक स्टोरेज था, यहाँ पे माल आपने रिसीव किया और स्टोर करके रखा, फिर इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, ये फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर यहाँ पे एक स्टोरेज है जहाँ पे बोतलें बन के यहाँ पे रखी जाती है। तो पहले आप यहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे स्टोर करके रखते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, या तो सर्विसेज भी हो सकती है। इट मे बी कंसर्न विद अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंग कस्टमर्स टू द सर्विस इफ इट इज फिक्स्ड। क्या मतलब है भाई, कि अगर सर्विसेज है ना, मान लीजिए बैंकिंग के सर्विसेज का मैंने एग्जांपल दिया था कि अ बिजनेस प्रोडक्ट कैन बी ए सर्विस, फिजिकल गुड और एक्सपीरियंस। तो अगर आपका कोई सर्विस दे रहे हैं आप बैंकिंग सर्विसेज से, तो आपको बुलाना पड़ेगा भाई, एडवर्टीजमेंट करके आप बुलाते हैं लोगों को कि आप आइए, ये हमारी बैंक है, और यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं आपसे सर्विसेज लेने के लिए। आपको वो अपना जो भी कैश है वो डिपॉजिट करेंगे, उसके अंदर आप उन्हें कैश प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने बैंक में अकाउंट खुलवा के वो उनको लोन एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होगा, जो भी जानकारी चाहिए होगी वो वहाँ आके लेते हैं आपसे। तो आपकी अगर फिक्स्ड प्लेस है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो कस्टमर्स को आपको वहां तक लाना पड़ेगा। तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे आप। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। क्या प्रोडक्ट बना लेना काफ़ी है, क्या कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इतना ही काफ़ी है? नहीं, आपको अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ना, तो मार्केटिंग करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो सही ब्रांड एम्बेसडर्स चुनना, अच्छे से उसका एडवर्टीजमेंट करना, साथ ही साथ उसकी जो पैकेजिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग उसे देख के खरीदना चाहें। कि काफ़ी सारे बेवरेजेस लगे रखे हुए रहते हैं, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ की पैकेजिंग इंटरेस्टिंग लगती है ना, कभी कभार आप सिर्फ पैकेजिंग देख के ले लेते हैं उसे। कारण क्या है, उन्होंने ब्रांडिंग पे बहुत अच्छे से काम किया है। कंज्यूमर और यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना ना लोगों को कि भैया ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। फिर एंड आर एबल टू परचेस इट। सेल्स का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा प्राइस पॉइंट डिसाइड करना है कि जिसपे लोग खरीद सकें, और उसे अवेलेबल करवाना है उन स्टोर्स में जहां से लोग खरीद सकें। फिर सर्विसेज। सर्विस, यहाँ पे सर्विस वाली बात नहीं हो रही कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते, बैंकिंग सर्विसेज की बात नहीं हो रही। सर्विस यानी आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक बार डिलीवर कर दी, मान लीजिए आप कोई लेक्चर्स खरीदते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद क्या, लेक्चर्स लेने के बाद मान लीजिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई क्या? नहीं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका अटेम्प्ट कैसे जा रहा है, आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। टीचर्स आपसे पूछते हैं ना कि आपको जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं क्या वो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। तो वैसे ही कोको कोला का है, मान लीजिए तो कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट्स अगर चले जाते हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई चिपकली वगैरह निकल जा रही है बोटल्स में से, या कुछ और ऐसे, मतलब बनाते वक्त गड़बड़ के कारण उनके अंदर कुछ डैमेज्ड प्रोडक्ट्स भी निकल जा रहे हैं, और वो कंज्यूमर खरीदता है, तो उसे कंप्लेन करनी होगी ना, तो वो कहाँ पे करेगा? कॉल सेंटर्स पे करेगा, जहाँ पे उसके हेल्प सेंटर्स होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट में। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। कई सारी चीज़ें कैसी होती है कि आपने कहीं पे टीवी खरीदा या फ्रिज खरीदा, तो आप क्या बोलते हैं कि भैया आप आगे से इंस्टॉल भी कर दीजिए। तो इंस्टॉलेशन जो ये है ना, ये भी आपके आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आ गया कि माल तो आपने भेज दिया, लेकिन आप उसे, जो आपने सर्विस है ना, उसको इनहेंस करने के लिए, आप जो अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, उसका इनहेंसमेंट के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। कई बार रिपेयरिंग का भी रहता है कि आपका ये मोबाइल है ना कि वारंटी पीरियड में है या गारंटी पीरियड में है, तो उसको बोलते हैं कि वारंटी पीरियड में अगर होगा ना कि भाई 1 साल तक आपके मोबाइल में कोई भी खराबी आती है, डिस्प्ले से रिलेटेड का तो नहीं पता, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आती है, कैमरा अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप 1 साल के अंदर वारंटी पीरियड है, आप आके हमसे फ्री में रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये भी एक आफ्टर सेल सर्विस होगी। ठीक है, ये हमारी थी सारी बेसिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी हो गई भैया? पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनपुट्स अंदर आ रहे हैं, लेना, संभालना और बांटना। फिर ऑपरेशंस कि जो आपके इनपुट्स आए थे उसको यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। फिर तीसरा आपका आ जाएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कि जो माल बना उसे लेना,
उसको स्टोर करके रखना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाना कस्टमर्स तक। अगर सर्विसेज का केस है तो कंज्यूमर्स को वहाँ तक लेके आना। चौथा आपका आ जाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स, लोगों को अवेयर करना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, साथ ही साथ ब्रांडिंग करना और उसी के साथ सेल्स करना, ताकि प्राइस पॉइंट डिसाइड करके सेल्स करना, वो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आएगा। उसके बाद में सर्विस, सर्विस से मतलब है आफ्टर सेल सर्विसेज। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल देख लिए हैं कि फ्रिज और टीवी का देख लिया है, साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल वारंटी पीरियड में तो आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आफ्टर सेल सर्विस में आ गई। ये आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज है जो आप डेली ऑपरेशंस के टाइम में करते हैं, मतलब डेली रूटीन लाइफ है ना बिजनेस का, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती रहती है, क्योंकि आपका माल आते रहेगा, बनते रहेगा, बिकेगा, मार्केटिंग भी करते रहना पड़ेगा आपको। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स होंगे, उन्हें आप सर्विसेज देते रहते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। अब हम देखेंगे सपोर्टिव एक्टिविटीज। ये प्राइमरी एक्टिविटीज ना सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं अगर आपकी जो सपोर्टिव एक्टिविटीज है वो अच्छी ना हो। फिर और एक बात और मैं डिटेल में इसमें बता देता हूं कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है ये रूटीन बिजनेस की है। वैल्यू चेन एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं, तो ये वैल्यू इनहेंस कैसे हो रही है वो भी बता देता हूं। कि एक सिरप है, मान लीजिए अगर कोको कोला ये सिर्फ सिरप बेचता तो क्या उसको ज़्यादा पैसे मिलते? नहीं। लेकिन जब उन्होंने उसे बोतल में डाला तो अब ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, वैल्यू बढ़ी ना। मतलब एक रॉ मटेरियल था, वही खरीद के अगर बेचते, वही अपना रॉ मटेरियल खुद से बेचते तो सस्ते में बिकता। लेकिन उन्होंने एक और एक्टिविटी एड ऑन की। क्या एक्टिविटी एड ऑन की? बिजनेस एक्टिविटी कि हम इसे बनाएंगे भी। उसके कारण प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कि स्टोर्स में प्रोवाइड करना भी खुद से किया, तो वो ज़्यादा में बेच पाएंगे। भाई फार्मर जो है ना, अगर वो मतलब सिर्फ सब्जी पका रहा है और खुद खा जा रहा है तो पैसे मिलेंगे नहीं। लोगों को बेचे, मतलब कोई जो आपके जो बीच में वो होते हैं ना इंटरमीडिएरीज, उनको अगर आपने बेचा तो हो सकता है होलसेल में खरीदेंगे तो सस्ता बिकेगा। वहीं पर अगर वही फार्मर वही माल लेके मंडी में चले जाए और खुद बेचे तो शायद वो ज़्यादा में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने प्रोवाइड कर दिया ना, बीच वाले का काम हटा के खुद पहुंच गया वहां पर, तो आप ज़्यादा में बेच पाएंगे। तो एक एक एक्टिविटी के बाद वैल्यू बढ़ती जा रही, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपने मार्केटिंग और सेल्स भी किया, तो अब कंज्यूमर्स को ज़्यादा पता है, सेल्स ज़्यादा होगी और आप प्राइस पॉइंट भी हायर रख पाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ गई। फिर अपने आफ्टर सेल सर्विसेज भी देना स्टार्ट करी, तो आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया और वो अब आपके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी वैल्यू है ना, एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस था, उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज, जिसकी मदद से आप इन प्राइमरी एक्टिविटीज को स्मूथली चला सकते हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले आता है प्रोक्योरमेंट, द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज इनपुट्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने क्या देखा था इनबाउंड में, कि कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढना कि वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, कौन से लोगों से मंगाना है, ये सब प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। तो ये प्रोक्योरमेंट वाली एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई तो मार्केट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या पड़ा कि रिसीव कर रहे हैं। अरे रिसीव करने के पहले ऑर्डर दिया होगा ना भाई, टेंडर निकालना पड़ता है, फिर आप ऑर्डर कंफर्म करते कि आपको कौन से सप्लायर से मंगाना है, कौन सस्ते में दे रहा है, ये सब प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके तक आया वो माल, वो भी प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। तो ये वाली एक्टिविटी अच्छे से नहीं हुई तो क्या अगली वाली हो पाएगी? नहीं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इनपुट्स को इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा अगर आपके पास डैमेज्ड प्रोडक्ट आ गया, आपका जो सप्लाई आने वाला था वो लेट हो गया। तो ये आपकी सपोर्टिव एक्टिविटी हो गई, क्या? प्रोक्योरमेंट, कि जो इनपुट्स आ रहे हैं उन्हें लेना और वो आप तक पहुंचना। टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजीज में भी कंसर्न डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइट है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है आप उसे बोलते हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ ऑपरेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं क्या? नहीं। जो आपने मशीनरीज लगाई है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडमेंट किया है, मतलब मान लीजिए अगर आप एक दिन में 100 बोतल भर पा रहे थे, लेकिन आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी जिसके कारण क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक जो खराब बोतल्स है वो साइड में भी हो रही जा रही है और वो बोतल्स ऑटोमेटिक उसमें सिरप जा रहा है। पहले ह्यूमन रिसोर्स वाले, मतलब पहले वर्कर्स करवा रहे थे, आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके मशीनरी के थ्रू ये सब करना चालू कर दिया, तो अब होगा, जल्दी हो जाएगा काम। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी लगती है। कॉल सेंटर्स में आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजीज लगेगी, क्योंकि वो प्रोवाइड कैसे करोगे भाई, जब आप इतना बड़ा कस्टमर बेस होता है, इतने सॉफ्टवेयर को संभालना मुश्किल काम हो जाता है। तो आपकी टेक्नोलॉजी और आपका जो उसमें आप कैसे सोच रखते हैं वो बहुत मैटर करेगा इसमें। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपने जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक देखी, वो कोई भी एक्टिविटी क्या बिना ह्यूमन रिसोर्स के पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज तो चाहिए ना भाई। माल लाने वाला एम्प्लॉय है, ऑर्डर करने वाला एम्प्लॉय है, रिसीव करने वाला एम्प्लॉय है,
हो सकता है मशीनरी से आप ऑटोमेट कर दें चीज़ें, लेकिन उस पर ध्यान रखने वाला भी तो एक एम्प्लॉय है। मशीन चालू कौन करेगा, उसके लिए भी तो एम्प्लॉय की ज़रूरत है। आपको फाइनेंस कौन संभालेगा, उसके लिए भी तो एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ये सारे काम करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये जो है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये ह्यूमन रिसोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ज़रूरी पार्ट होगी। ये सपोर्टिव एक्टिविटी हो गई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको ये जो पूरा बताया था ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर था कि माल कहीं से आया, आपके पास एक स्टोरेज है, फिर स्टोरेज के बाद में वहाँ से एक रूट है जहाँ से आप ये माल यहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद एक और स्टोरेज है। उसके बाद अगर आपने खुद का आउटलेट खोल के रखा तो वो आउटलेट भी है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके बिजनेस प्रोडक्ट को बनाने में, बेचने में मदद करता है, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग भी करना पड़ती है ना भाई। ये जो आपने किया है ना, ये सब एक प्लानिंग थी ना, कि मैं माल डायरेक्ट सिर्फ ना बेच के पूरा बेचूंगा, पूरी बोटल्स बनाऊंगा और मैं खुद बेचूंगा। प्लानिंग, फाइनेंस करना कि इतना पैसा आएगा कैसे कि हम रॉ मटेरियल्स रख सके स्टोरेज में, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चले, क्योंकि मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, रेंट लगेगा, आपको फैक्ट्री भी रेंट पे लेनी पड़ सकती है। तो फिर इतना सब फाइनेंस भी तो चाहिए ना। साथ ही साथ फिर क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की भी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत है और मशीनरी की भी। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो मशीनरी खुद से बाहर कर देगी। कोई बोतल अगर, देखिए उनके पास मशीन ऐसी होती है ना कि ये मशीन चल रही है और बोतल सीधी रहती है, तो कोई बोतल का अगर बेस खराब होगा तो वो गिर जाएगी, तो उसको मशीनरी ऑटोमेटिक साइडलाइन कर देती है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वालिटी कंट्रोल पे चेक रखे रहे कि आपके पास से जो माल जा रहा है वो सही है या नहीं। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है, आपको हर चीज़ की जो प्रोडक्ट है ना आपके आसपास के, वो सब सही से मिल पाती है इंफॉर्मेशन या नहीं। कैसे, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई सुपरवाइजर होगा, चौकीदार भी रखा होगा उन्होंने, यहाँ पर सुपरवाइजर होगा फैक्ट्री में, यहाँ पर भी सुपरवाइजर होगा या सेल्स पर्सन होगा, कोई आउटलेट में कोई सेल्स पर्सन होगा। इन सब के बीच में कनेक्टिविटी कैसे आएगी, इन्फॉर्मेशन से। और वो कैसे मिलेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्मूथ होगा और जितनी इसकी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना बेटर रहेगा। अब मान लीजिए ये स्टोरेज एक जगह होता, फैक्ट्री और दूसरी जगह होती, और वहाँ से माल कहीं और तीसरी जगह लेके जाना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा केओस हो जाएगा यहाँ पर, और आप समझ नहीं पाएंगे अपना काम करना कैसे स्मूथली। फिर द स्ट्रक्चर्स एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सस्टेन इट्स कल्चर, और इसी से तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी बनेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी रही, मान लीजिए ये सब अलग अलग जगह होती सारी चीज़ें, स्टोरेज ये वाला अलग, वो अलग अलग, और फैक्ट्री अलग जगह होती, तो क्या उनके बीच में कोई अच्छा रिश्ता बन सकता है, क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, क्या लिंक बनेगा एक अच्छा कल्चर? नहीं। अगर ये सब साथ में करेंगे ना, तो इनके बीच में एक वो रहेगा कि यार इसका टाइम काम पे, इसका काम अगर टाइम पे नहीं हुआ तो अपना भी नहीं होगा, और इसका नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा। तो ये आपस में जैसे रहेंगे ना, उससे कल्चर बनेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये था आज आपका लेक्चर। इसके अंदर हमने पहले वैल्यू चेन एनालिसिस भी पढ़ा, जिसके अंदर हमने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ देखी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद हमने आपके मार्केटिंग एंड सेल्स, और उसके बाद अपने आफ्टर सेल सर्विसेज देखी। और जो आपकी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर हमने प्रोक्योरमेंट देखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा, टेक्नोलॉजी देखा, और साथ ही साथ में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले हमने क्या देखा था, बिजनेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट है ना उसकी लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कोको कोला की जो पूरी, अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस देखना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च करना, उस पर आराम से एक रिपोर्ट मिल जाएगी। उसमें आपको पूरी वैल्यू चेन एनालिसिस दिखेगी कि जो कोको कोला है उसने कैसे ये चीज़ें मैनेज करी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसकी क्या है, सेकेंडरी मतलब जो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वो है वो क्या है। तो उससे आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर आपको देखना है तो। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ चुका अच्छे से। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।